हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोग को स्वागत है। बिहार दरोगा दोस्तों, यह जो बुक है दोस्तों प्रीवियस ईयर बुक है दोस्तों। और दोस्तों इस बुक से दोस्तों अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा मेंस का दोस्तों। उस दोस्तों एग्जाम में दोस्तों 50+ क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिला था दोस्तों। इसलिए दोस्तों यह जो बुक है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा पीटी या बिहार दरोगा मेंस के लिए दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा दोस्तों। और आप लोग को बता दें दोस्तों, ये जो सेट है दोस्तों डेली सेट चलाते हैं। इसका सेट प्रीवियस ईयर सेट डेली चलाते हैं और एक्स्ट्रा फैट के साथ भी चलाते हैं। और इसमें जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर सभी को चलाते हैं दोस्तों। और इसके बाद आप लोग को बता दें, यहाँ पर देखिए जूम करते हैं और यह जो है यहाँ पर परीक्षा तिथि लिखा हुआ है 11/3/2018 प्रथम पाली। और दोस्तों इस दोस्तों सेट से दोस्तों 11 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। 11 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। और इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे दोस्तों और एक्स्ट्रा फैट के साथ देखेंगे। तो आइए सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर आ चुके हैं हम लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैट के साथ। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। प्रश्न है, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, यही दोस्तों ओजोन छिद्र का तात्पर्य है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैट है, इसको भी देखते चलेंगे। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, यही ओजोन छिद्र का तात्पर्य है। इसके आगे है, ओजोन छेद का तात्पर्य ओजोन परत का अवक्षय होना। ओजोन छेद का तात्पर्य ओजोन परत का अवक्षय होना। समताप मंडल के ऊपरी भाग में दोस्तों, समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और इन किरणों से आँखों में रोग तथा त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। क्लियर हो गया डाउट? उसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, मस्त क्वेश्चन है इसमें। और इन किरणों को आँखों में रोग त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। कृषि जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों कितना अच्छा दोस्तों इसमें लिखा हुआ है। और यही दोस्तों एग्जाम में दोस्तों आ रहे हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं, ओजोन परत से सूर्य की पराबैंगनी किरणें को 70 से 90% तरंग छन जाती है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, ओजोन परत से सूर्य की पराबैंगनी किरणें को अर्थात पराबैंगनी किरणें को 70 से 90% तरंग छन जाती है। समझ गए दोस्तों? आगे है, ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम फॉरमैन दोस्तों, फॉरमैन ही द्वारा ओजोन परत के छिद्र होता है फॉरमैन द्वारा 1973 ईस्वी में 1973 में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया। किसके द्वारा? फॉरमैन के द्वारा। जहां सितंबर अक्टूबर के दौरान वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये जो है ओजोन परत जो छिद्र आप लोग देख रहे हैं, ओजोन परत छिद्र, यह जो है सितंबर और अक्टूबर के दौरान ही वृद्धि होती है। याद रखिएगा, सितंबर और अक्टूबर के ही दौरान वृद्धि होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण यही है, फ्लोरीन है। ओजोन परत के छेद होने का प्रमुख कारण है फ्लोरीन। इसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन हेलोजेंस व इसके संबंध कुछ अन्य पदार्थ कार्बन यहाँ पर देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोरीन मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे रसायन से होता है। क्लियर हो गया दोस्तों? आप लोग नहीं समझे तो एक बार और रिपीट करा देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, याद भी हो जाएगा। ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण क्लोरीन है। इसके बाद इसकी उत्पत्ति जो हुआ था क्लोरोफ्लोरोकार्बन हेलोजेंस, इससे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ कार्बन टेट्राक्लोरीन व मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे रसायन से होती है। आगे देखते हैं, ओजोन में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में है और एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस।
उसके बाद यहाँ पर आते हैं स्टैफर्ड भी देखते चलेंगे साथ में। यही तो दोस्तों रामबाण साबित कर रहा है। तो यहाँ है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, राइट। और इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा है, यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी, फ्रेंच। अंग्रेजी, फ्रेंच, 4 और भाषाएं जिनमें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। याद हो गया, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कार्य करने की 2 भाषा कौन सा है, अंग्रेजी और फ्रेंच, याद रखिएगा। आगे है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, 6 अंग होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, तो देखते हैं जो इस प्रकार है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। नहीं याद हो दोस्तों तो रिपीट कर देते हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77 क्रम के 17वें अध्यक्ष कौन है, कासाबा क्रोसी, जो कि हंगरी के है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान महासचिव के हैं एंटोनियो गुतरेस, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 सूची 2 यहाँ पर मिलान करना है कूट के सहायता से। आइए मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देख लेते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पर लिखा है इंद्रावती, यह जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में है, क्लियर हो गया। पेरियार जो कि केरल में है। उसके बाद सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है, ये तो बिल्कुल आसान है। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी। इसके बाद देखते हैं स्टैफर्ड भी देखते हैं साथ में। पेरियार अभ्यारण्य, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल के इडुक्की में स्थित एक महत्वपूर्ण बाघ और हाथी आरक्षित क्षेत्र है। दोस्तों बाघ और हाथी आरक्षित क्षेत्र है कौन सा, पेरियार अभ्यारण्य। आगे देखते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में, राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के कौन सा जगह है, बीजापुर में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान है और 1983 ईस्वी में टाइगर रिजर्व घोषित की गई थी, याद रखें। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व राज्य घोषित किया गया था, क्लियर हो गया। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य में है और यह मयूरभंजन जिले में है। कौन सा जिले में है, मयूरभंजन जिले में कौन, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं, यहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान है और यह एक हाथी अभ्यारण्य है। जो सिमलीपाल है राष्ट्रीय उद्यान जो क्या है, एक हाथी अभ्यारण्य है, क्लियर हो गया। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में है और यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। इसमें सूक्ष्म पर्णपाती वन प्रमुख है, याद रखिएगा। आगे है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो उत्तराखंड में स्थित है और वर्तमान में 1921 में इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया प्रस्तावित। और देश का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्री सेलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों डेली दोस्तों अपलोड करते हैं, सेट हो या दोस्तों प्रीवियस ईयर सेट हो। प्रश्न का यहाँ पर लिखा है दोस्तों, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबू लमजाओ जो कि यह मणिपुर राज्य में है। आगे है भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व है। कितना टोटल, 54, याद रखिएगा 54। आगे देखते हैं, भारत के 14 बाघ अभ्यारण्य को वैश्विक संरक्षण मानकों की मान्यता जुलाई 2001 ईस्वी में मिली, याद रखिएगा 2001 ईस्वी में मिला था। भारत के 14 बाघ अभ्यारण्य है और वैश्विक संरक्षण मानकों की मान्यता कब मिला था, 2021 में मिला था। सॉरी दोस्तों 2021 में। आगे देखते हैं, वर्तमान में 5 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार 54 टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में 54वां टाइगर रिजर्व कौन है, वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है और 54 क्रम के हैं।
और इसमें दोस्तों टोटल 54 है अभी वर्तमान में, याद रखिएगा। आगे प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्वों को मानता है, इस मापता है दोस्तों, वह कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्वों को मापता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर इसे द्रव घनत्व मापी भी कहते हैं। इनके द्वारा द्रव के अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। इससे द्रव का विशिष्ट गुरुत्व भी निकाला जाता है। विशिष्ट विशिष्ट गुरुत्व होता है ना, हाइड्रोमीटर से निकाला जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। हिप्सोमीटर के द्वारा समुद्र तल की ऊंचाई मापा जाता है। हिप्सो तो समुद्र तल के मोटाई, समुद्र तल के दोस्तों ऊंचाई मापा जाता है। ग्रेविमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात किया जाता है। किससे, तो यह जो है ग्रेविमीटर से दोस्तों यह ज्ञात किया जाता है, तेल के उपस्थिति। अगला प्रश्न पाते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2, यहाँ पर सूची 1 सूची 2 आइए मिलान कर लेते हैं। उद्योग यहाँ पर अवस्थित है, तो आइए बार बार से मिलान करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, मिलान करने के लिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मिलान करने में सुविधा होगा, ये मिला लेते हैं। तो रेलवे उपकरण जो कि भिलाई में है, और मोटर वाहन जो कि जबलपुर में है, और यहाँ पर पोत निर्माण कोचिंग में है। साइकिल लुधियाना पंजाब में है। पोत निर्माण स्थल कोच्चि, इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को, और लोकप्रिय नाम जाना जाता है इसे। और वेम्बनाड कयाल के मुहाने पर स्थित कोचिंग पतन एक प्राकृतिक पतन है। तो कोचिंग पतन क्या है, एक प्राकृतिक पतन है। आगे देखते हैं, इसे पूरब का वेनिस कहा जाता है, और यह बंदरगाह केरल के मालाबार तट के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, इसे पूरब का वेनिस कहा जाता है कोचिंग को, और यह बंदरगाह केरल के कहाँ है, मालाबार तट के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। आगे है, इस बंदरगाह के निकट एक जलयान निर्माणशाला और पेट्रोलियम शोधशाला स्थापित की गई है। भिलाई शहर छत्तीसगढ़ राज्य में है स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र भी यहाँ स्थित है दोस्तों। उसके बाद आगे 1955 ईस्वी में दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 योजना में स्थापित की गई थी। भिलाई शहर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और भिलाई इस्पात संयंत्र भी यहाँ स्थित है। 1955 में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 योजना में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, यह भिलाई इस्पात संयंत्र दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 में स्थापित किया गया था। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, यह रेल की पटरियों और भारी इस्पात प्लेटों का प्रमुख निर्माण करता है। जबलपुर मध्य प्रदेश के एक शहर में है। यहाँ मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, याद रखिएगा। और यहाँ तोपगाड़ी बनाने का केंद्र कारखाना है। लुधियाना पंजाब में है, और सतलज नदी के किनारे स्थित है। एक शहर यहाँ पर दोस्तों लुधियाना पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे स्थित एक शहर है। एक लुधियाना जो एक शहर के रूप में है। देश में सबसे ज़्यादा साइकिल पंजाब में बनता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा साइकिल पंजाब में बनता है। लुधियाना एक प्रमुख साइकिल उत्पादन केंद्र है। अगला प्रश्न, पौधे मिट्टी में घुलते हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो किस रूप में दोस्तों, इसका आंसर डी, प्रोटीन में पौधे मिट्टी को घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं प्रोटीन में। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों डिटेल है, आइए देख लेते हैं प्रोटीन में कैसे बदल देता है। तो यहाँ पर दोस्तों पेड़ पौधे मिट्टी में नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं ना, मिट्टी में जो नाइट्रोजन होता है उसे जो ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। आगे है, उन्हें प्रोटीन में परिवर्तन कर देते हैं। याद रखिएगा, उन्हें प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा में विभिन्न नाइट्रेटों के रूप में पाई जाती है। आगे है, जंतुओं वनस्पतियों में यह प्रोटीन रूप में पाई जाती है। जंतु और वनस्पति में दोस्तों प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। आगे है, नाइट्रोजन वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है। जो नाइट्रोजन है वायुमंडल का सबसे क्या है, प्रमुख गैस है। आगे देखते हैं क्वेश्चन,
वायुमंडल में 78% भाग पर नाइट्रोजन है। दोस्तों वायुमंडल में कितना परसेंट भाग नाइट्रोजन है? तो 78% भाग नाइट्रोजन है। और उसके बाद नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में सोरा, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया आदि में पाया जाता है नाइट्रोजन। यूरिया का सूत्र है NH2CONH2। यह एक कार्बनिक यौगिक है। यूरिया क्या है? यह एक कार्बनिक यौगिक है। आगे है, यह स्तनपायी और सरीसृप प्रणालियों के मूत्र में पाया जाता है। इसका उपयोग कृषि में नाइट्रोजन युक्त रसायन खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन यहाँ पर दोस्तों यूरिया का प्रयोग किया जाता है, जो कि उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है। आगे है, अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाला रंगहीन गैस है। रंगीन नहीं दोस्तों, रंगहीन। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है। अमोनिया दोस्तों हवा से क्या होता है? हल्का होता है। इसका आणविक सूत्र है NH3। याद रखिएगा, NH3 अमोनिया का आणविक सूत्र है। अमोनिया का उपयोग रासायनिक खाद के रूप में बनाने में किया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हवा में परागन को कहते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वायु परागन। हवा में तो वायु परागन, पौधे के हवा द्वारा परागन को वायु परागन कहते हैं। पौधे के हवा द्वारा परागन को वायु परागन कहते हैं। पौधे में प्रजनन अंग मुख्यतः पुष्प है। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि पौधे में प्रजनन अंग क्या है? तो लिखिएगा पुष्प। प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। बारी बारी से देखेंगे, बृहदलपुंज, दलपुंज, पुंमांग, जयांग। फिर एक बार रिपीट करेंगे ताकि आप लोग को याद हो जाए। बृहदलपुंज, दलपुंज, पुंमांग, जयांग। जब आगे है, पुष्प के पुंमांग और जयांग प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। जो दोस्तों जो पुष्प होते हैं ना, पुष्प, उसमें पुष्प के पुंमांग और जयांग प्रजनन के क्रिया में भाग लेते हैं। इन्हें आवश्यक अंग कहा जाता है। इसके आगे इसे ही जननांग कहा जाता है, जनांग भी कहा जाता है। और पुंमांग पुष्प का नर युग्म तथा जयांग मादा युग्म बनते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन? और नहीं समझ में आया तो दोस्तों फिर से पढ़ लेते हैं। पुंमांग पुष्प का नर युग्म, जो पुंमांग होता है पुष्प का कौन युग्म? नर युग्म। और जयांग मादा युग्म बनते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न। आगे प्रश्न है, परागन 2 प्रकार का होता है। परागन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो यहाँ पर लिखा है स्वपरागन और परम परागन। सभी को देखेंगे बारी बारी से। स्वपरागन, जब एक पुष्प के परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचता तो यह इसे स्वपरागन कहते हैं। उसके बाद पर परागन, जब एक पुष्प के परागन कण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। यहाँ पर जाति लगा है देखिएगा दोस्तों, और उसे क्या कहेंगे? पर परागन कहेंगे। परागन की विधियाँ है यहाँ पर, और देखते हैं दोस्तों क्या है विधियाँ परागन का। तो यहाँ पर विधियाँ है दोस्तों, वायु परागन, जो कि वायु द्वारा परागन होता है। क्लियर? कीट परागन, कीट द्वारा परागन होता है। जल परागन, जल द्वारा परागन होता है। जंतु परागन, जंतु द्वारा परागन होता है। पक्षी परागन, पक्षी द्वारा परागन होता है। बिल्कुल दोस्तों सेट हो गया। उसके बाद आगे है, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये इसका आंसर डी, दिल्ली पुलिस द्वारा। उसे याद रखिएगा, दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस के बारे में देखेंगे। दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम युवा, अर्थात युवा ही लिखा है YUVA, शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं की योग्यता क्षमता के अनुसार उसे कौशल उन्नत करते हुए साथ संपर्क स्थापित करना। क्लियर हो गया? केसर का मुख्य उत्पादन, तो बहुत आसान सवाल के अंदर सी, जम्मू कश्मीर। आगे है दोस्तों, भारत में केसर का मुख्य उत्पादन राज्य जम्मू कश्मीर तथा पूरे विश्व में केसर उत्पादन करने में ईरान प्रथम स्थान। केसर में प्रथम स्थान ईरान।
केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है। पूरे विश्व में देखा जाए दोस्तों तो केसर सबसे कीमती पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रोकस सेटाइवस। इसका उपयोग मक्खन आदि पर खाद्य द्रव्य में वर्णन स्वाद लाने के लिए किया जाता है। केसर का उपयोग किया जाता है मक्खन में आदि खाद्य द्रव्य में वर्ण और स्वाद को बढ़ाने में। अगला प्रश्न है, कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्राप्त होता है। जीआई 1 भौगोलिक संकेत। 21 नंबर क्वेश्चन, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन बी निस्यंदन। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। निस्यंदन दोस्तों सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। जो नष्ट करता है उसको देखेंगे, उबाल कर दोस्तों जल स्रोत को नष्ट किया जा सकता है सूक्ष्म जीवों को, और क्लोरीकरण के द्वारा भी नष्ट किया जाता है, और पराबैंगनी विकिरण के माध्यम से दोस्तों सूक्ष्म जीवों को नष्ट करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन बहुत दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा जल में मौजूद सूक्ष्म जीव को नष्ट नहीं किया जाता है। जल का शुद्ध करने का प्रमुख उपाय है। विधियों का निम्न है, यहाँ पर बारी बारी से शुद्ध करके देखेंगे, यहाँ पर शुद्ध करके देखेंगे भी दोस्तों और यहाँ पर पढ़ेंगे भी। तो आइए आरओ सिस्टम इसके द्वारा साफ पानी में बैक्टीरिया होने को आशंका बहुत कम होती है। एक दोस्तों आरओ सिस्टम होता है जिसमें साफ पानी को बैक्टीरिया होने की आशंका बहुत कम होता है। यह पेयजल की साफ करने में उच्च स्तरीय तरीका होता है दोस्तों। आइए उसके बाद आगे देखते हैं। शोध नहीं करेंगे दोस्तों, ऐसे कहे थे शोध करेंगे, शोध पढ़ा रहे हैं तो शोध थोड़ी करेंगे, ऐसे बोले थे। इसके बाद आगे देखते हैं। यह गंदगी धूल बैक्टीरिया आदि पानी को मुक्त कर शुद्ध मीठा बनाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह जो है ना, ये जो ऊपर बताए थे यहाँ पर आरओ सिस्टम जो है ना, आरओ सिस्टम के बारे में आप लोग को पता होगा। इसके द्वारा साफ पानी के बैक्टीरिया होने का आशंका बहुत कम होता है, और यह पेयजल को साफ करने में उच्च स्तरीय तरीका है, और गंदगी धूल बैक्टीरिया आदि को पानी को मुक्त कर शुद्ध मीठा बनाता है आरओ सिस्टम। उसके बाद यूवी रेडिएशन सिस्टम, इसके बारे में देखेंगे। इसमें पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के डीएनए अव्यवस्थित हो जाते हैं, और साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया भी मर जाता है। यू रेडिएशन सिस्टम है, याद रखिए इसको। और दोस्तों इसके बाद देखेंगे क्लोरीनेशन। इसके जरिए पानी साफ किया जाता है। क्लोरीनेशन द्वारा पानी को साफ किया जाता है। राइट हो गया। विभिन्न नगरों सरकारी उपकरणों में जलापूर्ति के दौरान यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इससे पानी शुद्ध होने पर उसे रंग और सुगंध परिवर्तन आ जाता है, और यह पानी मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। जल को उबालने से जल अधिकांशतः कीटाणु नष्ट रहता है, परंतु इस विधि द्वारा केवल सीमित मात्रा में ही जल शुद्ध किया जा सकता है। सीमित मात्रा में, हाँ दोस्तों, जल कितना उबालेंगे, सीमित मात्रा में किया जा सकता है। उसके बाद आगे है NSDL का पूरा नाम, इसका सही आंसर ऑप्शन डी नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। आगे है, यहाँ पर लिखा भी है NSDL का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। ये एक संगठन है जिसका सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने वाली होल्डिंग्स और सिक्योरिटीज शेयर बॉन्ड कैश को सुरक्षा प्रदान करता है NSDL। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आगे क्वेश्चन कीट दंश के होने वाले खुजली किसके कारण होता है। दोस्तों कहने का तात्पर्य है, कीट जब काटता है ना दोस्तों शरीर में तो खुजली होता है। तो क्वेश्चन है कि किसके कारण, इसका आंसर एक हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल के कारण दोस्तों यह जो खुजली होने लगता है। कीट दंश, अगर दंश के मतलब आज तो कीट काट ले तो खुजली फॉर्मिक अम्ल के कारण ही होता है। एसिटिक अम्ल के बारे में देखेंगे। यह एक सरलतम कार्बोक्जिलिक अम्ल है, और इसके कारण सिरका में खट्टे स्वाद और तीखी खुशबू आती है दोस्तों। और एसिटिक अम्ल के कारण दोस्तों सिरका में खट्टा स्वाद आता है और तीखा खुशबू आता है, तीखा भी खुशबू आता है और खट्टा स्वाद आता है। उसके बाद आगे देखते हैं, एसिटिक अम्ल के बारे में ही है अभी, और आता है इसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों।
एसिटिक अम्ल को इथेनोइक अम्ल भी जाना जाता है, याद रखिएगा। लैक्टिक अम्ल के बारे में देखेंगे आप, वाटर सेल्यूबल होता है, ये स्किन से जुड़ी पेशियों से छुटकारा दिलाते हुए त्वचा के ग्लाइंग और रेडिएंट रखने में सहयोग करता है। दोस्तों क्वेश्चन समझ में नहीं आप लोग को ना, लैक्टिक अम्ल वाटर सोल्यूबल होता है, यह जो है लैक्टिक अम्ल वाटर सोल्यूबल होता है, ये स्किन से जुड़ी पेशियों से छुटकारा दिलाते हैं और त्वचा को ग्लोइंग और रेडिएंट बनाने में सहयोग करते हैं लैक्टिक अम्ल। समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। निम्न हस्तियों पर विचार करें। हस्तियां यहाँ पर निम्न है, थिएटर से जुड़ी हस्तियां है दोस्तों, इसका आंसर डी सभी है। सभी दोस्तों जुड़ी है, सम्मानित है, और सभी को दोस्तों बारी बारी से यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, इसका आंसर डी है, और लिखा हुआ है सभी को देखेंगे। सभी हस्तियों का थिएटर और अभिनय से जुड़े हैं। तो नसीरुद्दीन शाह हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता है। उनका सिनेमा सफ़र की शुरुआत 1975 में आई फिल्म निशान से हुई। यहाँ पर गिरीश कर्नाड, यह एक ऐसे जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता गिरीश कर्नाड को 1994 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1998 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार अलावा पद्म श्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और देखिए दोस्तों पोर्ट ब्लेयर के बारे में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, और यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, और अंडमान द्वीप समूह तो वांडरू के पास, इसलिए इसे वांडरू राष्ट्रीय उद्यान रूप में जाना भी जाता है। यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। क्लियर हो गया। और इसका स्थापना 1983 में समुद्री जीवन के रक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किए गया था। क्लियर हो गया। उद्यान में 2 प्रमुख द्वीप है, जो कि द्वीप और लेबरिंथ द्वीप समूह है। वनस्पति के प्रकार और संरचना द्वीप से द्वीप का भिन्न भिन्न, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पढ़ेंगे, द्वीप तक भिन्न है। अंडमान एवं निकोबार एक द्वीप समूह है। क्लियर हो गया। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार, और जिसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। क्लियर। और आगे देखते हैं, दोनों के बीच 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीपों को अंडमान द्वीप तथा 10 डिग्री उत्तर अक्षांश के दक्षिण में स्थित द्वीपों को निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्य जीव अभ्यारण्य, 9 राष्ट्रीय पार्क और जौ संरक्षित क्षेत्र है। 96 वन्य जीव अभ्यारण्य और 9 राष्ट्रीय पार्क। रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में है। रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान। अगला प्रश्न है, पोरोटन द्वीप अरब सागर में स्थित है। क्लियर हो गया। जो पोरोटन द्वीप है अरब सागर में स्थित है। यह द्वीप गुजरात के जामनगर जिले के पास है। पोरोटन द्वीप गुजरात के जामनगर जिले के पास है दोस्तों। पोरोटन द्वीप, यहाँ पर दोस्तों फिर से पढ़ेंगे, पोरोटन द्वीप मरीन नेशनल पार्क का भाग है। यह जो है मरीन नेशनल का पार्क का भाग कौन है? पोरोटन द्वीप है। उसके बाद यह पहला भारत की समुद्री अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1980 में हुआ था। आगे देखते हैं, यह एक दोस्तों यहाँ पर यह एक दर्शनीय स्थल है पोरोटन द्वीप। और उसके बाद आगे गंगा सागर द्वीप या गंगा सागर संगम भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, गंगा सागर द्वीप या गंगा सागर संगम भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, यह बंगाल की खाड़ी में कोलकाता से 150 किलोमीटर दक्षिण में एक द्वीप में है। इसे गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है। पूरा डिटेल में दोस्तों, डिटेल में पढ़िएगा दोस्तों, अगर नौकरी लेना है तो डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है
यहाँ पर दोस्तों बंगाल टाइगर प्राकृतिक आवास है। और उसके बाद रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है, एक शांत शहर है। जो रामेश्वरम है दोस्तों वह जो है कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि क्या है, एक शांत शहर है। और यह दोस्तों कारामाती पम्बन द्वीप का हिस्सा है। यह शहर पम्बन चैनल के माध्यम से देश के अन्य भागों से जुड़ा हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेटलीज जनजाति पाया जाता है। एग्जाम में पूछता है दोस्तों सेटलीज जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे है दोस्तों, आप लोग को बता दें दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों आधा घंटा का हो चुका है दोस्तों। वीडियो यहीं से समाप्त कर देते हैं दोस्तों। और अगले वीडियो में दोस्तों 26 से क्वेश्चन शुरू करेंगे, 25 तक हो चुका है। आप लोग को बता दें दोस्तों कि दोस्तों ज्ञान बिंदु का दोस्तों सेट अपलोड किए हैं दोस्तों, बिहार पुलिस का और बिहार दरोगा भी दोस्तों आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा से अपलोड किए हैं। और पूरा क्लियर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और मेरे वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं, आप लोग डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। और सुनिए दोस्तों, एक ज्ञान बिंदु का दोस्तों डेली सेट जो चलता है क्लास में दोस्तों, डेली सेट दोस्तों वह डेली सेट दोस्तों लेके आते हैं और डेली सेट अपलोड करते हैं। उसका जो नाम है डेली सेट है, जो कि सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।